रिटेल बैंकिंग इज रिलेटिंग विद व्हेन यू आर डीलिंग विद इंडिविजुअल कंज्यूमर, है ना, कस्टमर्स के साथ आप डील कर रहे हो। एंड होलसेल बैंकिंग इज बेसिकली व्हाट, जब आप बिग कॉर्पोरेट कंपनीज कॉर्पोरेशंस, है ना, इनके साथ डीलिंग रहती है बैंक्स की, तो उसे होलसेल बैंकिंग बोलते हैं। ये हम पहले जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था उसमें हम अच्छे से ये चीज कर चुके हैं। तो रिटेल एसेट प्रोडक्ट चैप्टर इज अबाउट रिटेल एसेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स आर बेसिकली व्हाट, जो बैंक ऑफर करते हैं टू देयर कस्टमर्स, टू देयर कंज्यूमर्स, जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या रहेंगे। डिपॉजिट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं आपके, एसेट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, लाइबिलिटी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग, एफडी, ठीक है, कॉम्बिनेशन, तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं लाइबिलिटी प्रोडक्ट सॉरी डिपॉजिट प्रोडक्ट डिस्कस किया, लोन्स एंड एडवांसेस के रिलेशन में हो सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड बाय दी बैंक। सेकेंड वर्ड है यहाँ पे एसेट। एसेट इज बेसिकली व्हाट, की वो चीज जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। इन सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज, एसेट्स आर बेसिकली व्हाट, कि आज की डेट में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है किसी चीज के ऊपर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी, दैट इज नोन एज एसेट। यहीं पे अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके एसेट्स क्या आएंगे? क्या आप डिपॉजिट्स को बोलोगे उनके एसेट्स हैं, या आप बोलोगे लोन्स एंड एडवांसेस ये एज एसेट एक्ट करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्विकली। क्या डिपॉजिट्स बैंक के लिए एक्ट करेंगे एज ए एसेट या फिर लाइबिलिटी, या लोन्स एक्ट करेंगे एज ए एसेट और लाइबिलिटी? क्विकली कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग अभिनव सर। व्हाट विल एक्ट एज एसेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बैंक? जल्दी से। अगर लोगों ने पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक में, वो बैंक के लिए एसेट है, बैंक के पास पैसा चला गया ना, क्या वो बैंक के लिए एसेट है, या लोन्स एंड एडवांसेस बैंक के लिए एसेट है? जल्दी से बताइएगा। तो अभिनव सर ने आंसर किया दैट इट्स लोन्स। एवरीवन क्विकली। महेश सर इज ऑल्सो सेइंग दैट इट्स लोन्स। ठीक है, तो लोन्स विल एक्ट एज व्हाट, लोन्स एंड एडवांसेस विल एक्ट एज एसेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, एंड डिपॉजिट विल एक्ट एज लाइबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। ठीक है, तो एसेट प्रोडक्ट में किसको डील करोगे? लोन्स एंड एडवांसेस को। एक चीज ये क्लियर होगी। रिटेल एसेट प्रोडक्ट मतलब वो वाले प्रोडक्ट्स जो आप इंडिविजुअल कस्टमर को ऑफर कर रहे हो, वो वाले प्रोडक्ट्स जो आप इंडिविजुअल कस्टमर को, इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ जिनके साथ डीलिंग है, दे आर नोन एज रिटेल एसेट प्रोडक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? यही है हमारा आज का चैप्टर। एंड वो कौन कौन से होते हैं? अगर मैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट की एग्जांपल की बात करूं, एज अ कंज्यूमर आप कौन कौन से लोन के लिए अप्लाई करते हो बैंक के पास, या आप कौन कौन सा लोन सैंक्शन करते हो एज टू अ इंडिविजुअल कस्टमर, उसी के ऊपर आज का चैप्टर रहेगा, आज की डिस्कशन रहेगी। ठीक है, सो रिटेल एसेट प्रोडक्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दे इंक्लूड होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड एंड अदर पर्सनल लोन। आई होप सो कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो कि आज के टॉपिक के रिलेशन में आपको थोड़ा आइडिया मिल गया हो। ठीक है, तो वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे होम लोन के साथ। ठीक है जी नीतीश सर, डिपॉजिट विल एक्ट एज लाइबिलिटी। जी, लाइबिलिटीज आर बेसिकली व्हाट, कि आपने मीट ऑफ करनी है। अगर आज की डेट में लोगों ने पैसा जमा करवाया आपके बैंक के पास, ताउम्र के लिए आपका थोड़ी हो जाएगा, आपने वापस करना ना, इट्स योर लाइबिलिटी। सो दैट्स वाई डिपॉजिट्स विल एक्ट एज लाइबिलिटी। एंड लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने आज की डेट में किसी पर्सन को एडवांस प्रोवाइड किया है, लोन दिया है, तो उन्होंने वो पर्सन का थोड़ी पैसा हो गया सारी उम्र के लिए, उसने वापस करना है आपको पैसा। ठीक है, तो वो आपके लिए एक्ट करेगा एज ए एसेट। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं होम लोन के साथ। तो बेसिकली ये जो है ना, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, हम ये वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने इसमें डिस्कस करने हैं फीचर्स, कि क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पर्पस क्या रहता है होम लोन का, या पर्पस क्या रहता है ऑटो लोन का, पर्सनल लोन का, कितनी अमाउंट मिनिमम मैक्सिमम रह सकता है, मार्जिन कितना रहता है, सिक्योरिटी, डिसबर्समेंट, प्री पेमेंट चार्जेस। इस तरीके से हम क्या है, फीचर्स डिस्कस करेंगे हर एक एसेट प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में रिलेटेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं होम लोन में कौन कौन से फीचर्स हैं। एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशंस चेक करेंगे, पर्पस चेक करेंगे होम लोन का, अमाउंट, मार्जिन, सिक्योरिटी, डिसबर्समेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन, कि कौन कौन पर्सन होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे से ज्यादा आप लोग फैमिलियर हो गए ये चीज के साथ, है ना, तो एक बार के लिए रिकॉल कीजिएगा चीजों को, एंड डेफिनेटली कुछ अमेंडमेंट्स भी होंगी। ठीक है,
सो फीचर्स देखते हैं सबसे पहले, एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं होम लोन के लिए? कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अप्लाई कर सकते हैं होम लोन के लिए। आपसे एक्सेप्ट अगर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछना आएगा ना, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेंगे that members of cooperative society are not eligible for home loan, then what will be your answer? The statement is incorrect. ठीक है, individual should have regular income from agriculture, profession, trade, business, salary in case of employment. ये तो कोई भी लोन आपने अप्लाई करना है, डेफिनेटली आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तभी तो बैंक को एश्योरेंस होएगी कि बंदे ने अगर आज की डेट में लोन लिया है मेरे को फ्यूचर में पेमेंट कर देगा, है ना। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कोई आप अपना प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो, ट्रेड, बिजनेस, सैलरी, वॉट एवर मे बी। ठीक है, in case of employed person, minimum 3 year of confirmed service is necessary. In case of self-employed professionals, business person, minimum 3 year standing in their respective field is necessary if you want to apply for home loan. ठीक है, applicant should not be enjoying a credit facility for the same purpose from any bank, financial institution, and should not be defaulter in the case of any other credit facility from any bank or financial institution. Definitely ये चीज तो होएगी। ठीक है, अगर डिफॉल्ट ही किया आपने या ऑलरेडी आपने पहले ही ये क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है ये पर्पस के लिए, फिर आप थोड़ी एलिजिबल रहोगे सेम क्रेडिट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, applicant who owe a house in the name of self or spouse or minor children are also eligible for applying the home loan. Applicant should not be more than 60 years of age. ठीक है, देन नेक्स्ट फीचर है पर्पस। आई होप सो इसके नेम से इसका मीनिंग क्लियर हो गया हो। होम लोन लेने का पर्पस क्या होएगा? फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एंड ओल्ड हाउस, फ्लैट एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑलरेडी ओन्ड हाउस, ये पर्पस हो सकता है होम लोन का। In case of old house flat, the age of the house or flat should not be more than 15 years. ठीक है, 15 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपने जो लिया है मतलब लोन के लिए अप्लाई किया है फॉर ओल्ड हाउस और फ्लैट। ठीक है, देन अमाउंट दैट में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। Many bank offer housing finance for resident individual up to ₹50 lakh on an average बात कर रहे हैं हम। ठीक है, for high net worth individual loan up to 2 crore is considered. Loan is fixed based on the age and repayment capacity of the applicant. Definitely अगर आप सिक्योरिटी जो है प्रॉपर अश्योर है, डेफिनेटली अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड किया जाएगा लोन की अमाउंट। ठीक है, मार्जिन 20% अश्योर किया जाता है यहाँ पे मार्जिन बैंक की तरफ से। देन सिक्योरिटी, डेफिनेटली जब भी बैंक ने लोन प्रोवाइड करना है, रिस्क एसोसिएट रहता है वो चीज के साथ, तो सिक्योरिटी वो अश्योर करेंगे कि कोई ना कोई सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी, इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी आपको रखवानी पड़ेगी बैंक के पास। ठीक है, सो फर्स्ट मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी फाइनेंस्ड। आई होप सो आप टर्म मॉर्गेज के साथ फैमिलियर हो। ठीक है, हमने मॉर्गेज का मीनिंग, इसके डिफरेंट टाइप, इक्विटेबल मॉर्गेज, कंडीशनल मॉर्गेज, यूज फ्रैक्चरी मॉर्गेज हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, मॉर्गेज इज बेसिकली व्हाट, जब आपने कोई इनटेंजिबल एसेट को एज ए सिक्योरिटी रखा ना बैंक के पास, द फॉर्म ऑफ चार्ज क्रिएटेड बाय बैंक इज नोन एज मॉर्गेज। आई होप सो विद इन दिस लाइन आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो मॉर्गेज का। सिंपल सी बात है, इनटेंजिबल एसेट जब आपने एज ए सिक्योरिटी रखा, जो हाउस के लिए आपने होम लोन लिया, ठीक है, वही हाउस आपने एज ए सिक्योरिटी रख दिया, वही हाउस एज अ मॉर्गेज कर दिया। ठीक है, फर्स्ट मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी फाइनेंस्ड, द लैंड शुड बी इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट और ज्वाइंटली विद द स्पाउस हु शुड बी को ऑब्लिजेंट। द एप्लीकेंट शुड हैव अ क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल टू द प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट इज द डिसबर्समेंट। In case of construction of house, the disbursement will be in stages based on the progress in construction. इकट्ठा नहीं हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा नहीं हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करके कि इतना हाउस अगर आपका कंप्लीट हुआ है तो इतना लोन प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे क्या है, आपको लोन की अमाउंट डिसबर्स की जाएगी। इन केस ऑफ परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन, लोन विल बी डिस्बर्स्ड फर्स्ट फॉर परचेज ऑफ फ्लैट एंड देन एज पर द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब अबव फॉर कंस्ट्रक्शन, फिर अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
In case of a flat, again disbursement will be made based on the progress of construction. In case of न्यू फ्लैट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए हैं कि अगर आपने परचेज किया है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, कि क्या क्या केसेस रहेंगे, किस तरीके से जो लोन की अमाउंट है उसको डिस्बर्स किया जाएगा. In case of already completed flat and old flat, the loan amount will be disbursed in one go based on the agreement of sale. Definitely सारा कुछ बना बनाया है, आपने पेमेंट करनी है एंड आप यूज कर सकते हो वो हाउस को, तो वो केस में फुल यहाँ पे क्या है, एडवांस प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है. द नेक्स्ट इज मॉरेटोरियम पीरियड, बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है ना. तो हॉलीडे पीरियड यू कैन से अप टू 18 months फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड 3 months फ्रॉम द परचेज ऑफ हाउस और फ्लैट. डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा केस है उतना मॉरेटोरियम पीरियड क्या है, प्रोवाइड किया जाएगा बैंक की तरफ से टू दी कंज्यूमर. देन प्री पेमेंट इशू. Some bank levy prepayment charges for pre-closure of loan. Generally, public sector bank do not charge the consumer or customer for pre-closure, टाइम से पहले. ठीक है. देन रीपेमेंट एंड कलेक्शन. अभी आपको लोन प्रोवाइड किया है अगर बैंक ने, डेफिनेटली आपने रीपे करना है. क्या टाइम क्राइटेरिया है, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने वापस करना है, इट्स अबाउट दैट. सो नॉर्मली रीपेबल इन 15 to 20 ईयर ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं हम. ठीक है, ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं कि नॉर्मली इतना आपको देखने को मिलता है. रीपेमेंट पीरियड स्टार्ट फ्रॉम इवन 5th ईयर. सम बैंक ऑफर लोन अप टू 25 ईयर, मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट लोन, मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इज नॉर्मली 10 ईयर. फिक्स्ड आप वो फ्लेक्सिबल रेट है ना, फिक्स ओवर द पीरियड सेम रहेगा, एक स्पेसिफिक टर्म के बाद उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. फ्लेक्सिबल वॉट एवर इन द मार्केट सिनेरियो अकॉर्डिंगली क्या होगा, चेंज होएगा. तो इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट लोन मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड नॉर्मली कितना असाइन किया जाता है, 10 ईयर्स. ठीक है. देन प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट. अभी आपने लोन, अगर लोन के लिए अप्लाई करना है, डेफिनेटली यू हैव टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ लोन एंड रीपेमेंट पीरियड. ठीक है. इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ लोन एंड फ्लोटिंग रेट लोन, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है. फ्लोटिंग है तो अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे. फिक्स्ड एज अ स्टेप ऑफ प्राइसिंग, ये वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है ये टर्म. आई होप सो आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. स्टेप ऑफ प्राइसिंग मैंने आपको पहले भी बताया. ठीक है. अभी स्टेप ऑफ प्राइसिंग है क्या, बेसिकली नॉर्मली आपने जो मेथड सुना होगा, या तो फ्लोटिंग रेट सुना होगा या फिक्स्ड रेट सुना होगा, है ना. स्टेप अप प्राइसिंग एक न्यू एमर्जिंग ट्रेंड है इन केस ऑफ होम लोन. दैट इज बेसिकली व्हाट कि स्टार्टिंग वाली ईयर में आपसे क्या है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जस्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, एंड आफ्टर दैट नॉर्मल जो भी मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. ठीक है. तो स्टेप अप प्राइसिंग इज बेसिकली व्हाट, लोअर इंटरेस्ट और टीजर इंटरेस्ट, यू कैन से दैट रेट टू इनिशियली अट्रैक्ट कस्टमर. जब मैंने आपको एनपीए वाला समझाया था ना, हाँ एनपीए वाला ही किया था हमने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रिलेशन में हमने प्रोविजनल रिक्वायरमेंट देखनी होती है ना, तो वहां पे मैंने हाउसिंग रेट के कंटेक्स्ट में आपको टीजर लोन करके टर्म समझाई थी, है ना. तो टीजर इंटरेस्ट करके टर्म समझाई थी. तो टीजर इंटरेस्ट बेसिकली क्या रहता है, जस्ट टू अट्रैक्ट दी कस्टमर्स. स्टार्टिंग में रेट क्या चार्ज करेंगे आपसे, कम, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो मार्केट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग. लोअर इंटरेस्ट फॉर एंट्री ईयर 2 to 3 ईयर तक आपसे लोअर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, एंड सब्सिक्वेंटली हाइकिंग टू फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम इन द मार्केट फॉर द रिमेनिंग टेनर. ठीक है. दैट इज नोन एज स्टेप ऑफ प्राइसिंग. अभी एक क्वेश्चन फॉर्मेट में या सेंटेंस फॉर्मेट में किस तरीके से पूछा जा सकता है, ऑपोजिट कर लेंगे. लोअर की जगह लिख देंगे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड यहाँ पे ऑपोजिट या इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे. तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा इन रिलेशन टू स्टेप अप प्राइसिंग. ठीक है. इंटरेस्ट बैंड दैट में वेरी फ्रॉम 8% to 12% पर एनम डिपेंडिंग अपॉन द टेंडर एंड वेदर द लोन इज फिक्स्ड और फ्लोटिंग. प्रोसेसिंग चार्जेस भी होंगे. ठीक है. प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं 0.5 से लेके 1% तक वेरी कर सकते हैं, एंड सम बैंक वेव प्रोसेसिंग चार्जेस ड्यूरिंग स्पेशल कैंपेनिंग टू मोबिलाइज अकाउंट एंड एज अ मार्केटिंग इनिशिएटिव. जैसे हम लोग भी जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, जब भी कोई ऑफर आता है, हम ऑफर करते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑफर करते हैं कि इतने % डिस्काउंट है, ये वो है ना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस एंड दैट. जब भी कोई स्पेशल कैंपेनिंग होगी या एज ए मार्केटिंग इनिशिएटिव, तो कुछ बैंक क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो भी नहीं लगाते. ठीक है. अदरवाइज दे में वेरी फ्रॉम 0.5% to 1%. ठीक है. देन देयर आर स्पेशल प्रोडक्ट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. नेटवर्थ आई होप सो टर्म क्लियर है आपको. तो जिन इंडिविजुअल्स की नेटवर्थ हाई है या नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऑफर बाय डिफरेंट बैंक. इन एडिशन बैंक ऑफर लोन फॉर होम इम्प्रूवमेंट,
furnishing home decor as add loan or standalone loans in a different brand name. Different add-on home loan offer by some bank. तो अभी डिस्कस हम मेन टॉपिक ही कर रहे हैं होम लोन वाला, उसके अंदर आगे फर्दर कैटेगराइजेशन बता दी गई है कि स्पेसिफिक पर्पस बता दिया गया कि होम लोन तो ले रहे हो बट स्पेसिफिकली फॉर व्हाट पर्पस, फॉर इंप्रूवमेंट पर्पस। होम लोन तो ले रहे हो फॉर फर्निशिंग दी होम, फॉर होम डेकर, ठीक है। तो ये केस में आगे फर्दर क्लासिफिकेशन बताई है, दैट्स इट। डिस्कस अभी तक हम होम लोन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अभी जो इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है होम लोन के अंदर, दैट इज होम इंप्रूवमेंट लोन। सेम फीचर्स के साथ ही हमने चलना है। कुछ माइनर से डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं रिलेटिंग विद चार्जेस, रिलेटिंग विद अमाउंट, ठीक है, रिलेटिंग विद पर्पस, कुछ माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज जो हमने पहला डिस्कस किया ना, थॉरली डिस्कस किया है, उसी के साथ रिलेट करोगे आप सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने आपको आगे पढ़ाने हैं, ठीक है। चाहे मैं ऑटो लोन की बात करूं, चाहे मैं एजुकेशन लोन की बात करूं, तभी मैंने वो जो फर्स्ट डिस्कस किया है होम लोन, वो डिटेल में डिस्कस किया है। बाकियों के साथ आप रिलेट कर लोगे, ठीक है, बाकियों के साथ आप रिलेट कर लोगे, वो हम फटाफट एक बार के लिए देख लेंगे चीजों को, ठीक है। तो होम इंप्रूवमेंट लोन के केस में सबसे पहले डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन। तो सेम ही है, कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं इंप्रूवमेंट फॉर होम इंप्रूवमेंट लोन के लिए। लेकिन बंदे के पास रेगुलर इनकम का सोर्स होना चाहिए कोई ना कोई। इन केस एम्प्लॉयड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, तो कम से कम 3 सालों तक वो सर्विस में होने चाहिए, ठीक है। यही डिस्कस किया था हमने। सेकंड पर्पस क्या है, आई होप सो इसके नेम में ही क्लियर हो गया हो, ठीक है। फॉर होम इंप्रूवमेंट पर्पस, आपने कोई एड ऑन इस तरीके से कोई चीज करनी है, उसके लिए आप लोन ले रहे हो। देन क्या हो सकता है पर्पस, रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, पेंटिंग, अदर रिपेयर्स, ठीक है, ये पर्पस हो सकता है आपका इंप्रूवमेंट लोन लेने का। अमाउंट की अगर बात करूं, maximum of rupees 5 lakh, but some bank give higher amount up to 10 lakh also for improvement purpose. Margin may vary from 20 to 50%. Then next is security. Definitely equitable mortgage of a property under repair. इक्विटेबल मॉर्गेज इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मॉर्गेज जिसमें आप ट्रांसफर टाइटल जो है वो डिस्कस करते हो, ठीक है, कि पोजेशन यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है रिलेटेड टू टाइटल, दैट इज नोन एज इक्विटेबल मॉर्गेज। अगर मैं सेक्शन की बात करूं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 58F इज रिलेटिंग विद इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है, ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दैट इज रिलेटिंग विद इक्विटेबल मॉर्गेज। तो सिक्योरिटी रखवाएंगे बैंक, इक्विटेबल मॉर्गेज जो है टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट करेंगे बैंक ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर रिपेयर, रेनोवेशन और एनी अदर अनएनकम्बर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। अनएनकम्बर्ड माने फ्री ऑफ चार्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जिसके ऊपर किसी और का चार्ज नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अनएनकम्बर्ड का मतलब बेसिकली ये रहता है फ्री ऑफ चार्ज। सो एनी अदर अनएनकम्बर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय बैंक। देन नेक्स्ट इज मॉरेटोरियम। तो हॉलीडे पीरियड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिपेयर और रेनोवेशन दैट में वेरी फ्रॉम मिनिमम 3 months टू मैक्सिमम 10 years। देन होम डेकर लोन, जो नेक्स्ट आपका टाइप है होम लोन के अंदर, दैट इज होम डेकर लोन। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड पर्सन, कम से कम 3 साल सर्विस में होने चाहिए। पर्पस क्या है, सिर्फ पर्पस एंड अमाउंट के रिलेशन में आई गेस आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर्पस फॉर फर्निशिंग द हाउस, फ्लैट, इंटीरियर डेकोरेशन अगर आपने करनी है, एयर कंडीशनर्स वगैरह, मतलब फर्निश आपने फ्लैट या हाउस के रिलेशन में अगर आपने लोन लिया है तो वो आपका होम डेकर की कैटेगरी के अंदर आएगा। अमाउंट की बात करूं, मैक्सिमम 5 लाख, लेकिन कुछ बैंक यहाँ पे क्या है 10 लाख तक भी ऑफर करते हैं। मार्जिन आपका 20 to 50%, ये केस में भी वेरी करेगा। सिक्योरिटी सेम, इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी आपने रिपेयर रेनोवेशन करवानी है उसके रिलेशन में। मॉरेटोरियम पीरियड 3 months एंड मैक्सिमम 10 years। Different bank offer different variation of the above loan, but the fundamental approach of the bank will be to address the entire need of the customer regarding the housing loan, ठीक है। तो ये हाउसिंग लोन के कंटेक्स्ट में था। अभी नेक्स्ट रिटेल एसेट प्रोडक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटिंग विद ऑटो एंड व्हीकल लोन। अप्लाई करते हैं ना हम
व्हीकल के लिए अगर आप फाइनेंस करवाते हैं, ठीक है, ऑटोज के लिए. सो नेक्स्ट रिटेल एसेट प्रोडक्ट इज ऑटो एंड व्हीकल लोन. द अप्रोच फॉर सैंक्शनिंग ऑफ कार लोन डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक. Private sector bank and foreign banks approach it aggressively, while public sector banks generally are not very aggressive in car loan, but for a very few banks. Private bank adopt a model involving the manufacturer, dealer and financer. ये तीनों जने इन्वॉल्व हैं in case of private sector bank. Pricing is structured after a combined approach to pricing by all the three involved, factoring the manufacturer's pricing, डीलर्स मार्जिन एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स. ठीक है, तीनों को मतलब तीनों यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं. मैन्युफैक्चरर भी, जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट का जिसके लिए आपने फाइनेंस करवाना है, ठीक है, डीलर एंड फाइनेंसर. टू टेक द कॉम्पिटिशन ऑन, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक गो एग्रेसिवली ऑन मार्केटिंग साइड एंड कंडक्ट स्पेशल एंड सीजनल कैंपेन jointly with the dealers to push up the offtake of a vehicle loan. They do so for both car and two wheelers. डिस्काउंट वगैरह है ना, स्पेशल ऑफर, कैंपिंग वगैरह चलाए जाते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ लोन. बट द टू व्हीलर फाइनेंसिंग इज नॉट फोकस area by bank nowadays, as ticket size is small and they are taken care of non banking finance companies mostly. Two wheeler financing के relation में NBFCs will be there. The norms generally adopted by public sector bank for extended car loans. देन फीचर्स क्या है, अगर आपने ऑटो या व्हीकल लोन लेना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पर्पस, अमाउंट, सिक्योरिटी, क्या क्या चीजें आपने कंसीडर करनी है. सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन. इंडिविजुअल इज कन्फर्म सर्विस इन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन. प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी हो सकता है, बिजनेस पीपल भी हो सकते हैं. इन केस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, टेक होम pay not less than 50% of gross salary. Then purpose, to buy a new or used car. व्हीकल लोन की अगर मैं बात करूं, in case of used car the age of the car should not be more than 5 year. 5 साल से ज्यादा पुरानी कार नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप पुरानी ले रहे हो. Then amount, in case of new car 90% of the invoice price प्रोवाइड किया जाएगा. इन केस ऑफ यूज्ड कार 75% ऑफ द मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ ₹5 लाख. दिस में वेरी अमंग बैंक. ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी. ऑन एन एवरेज हम बता रहे हैं कि इतना हो सकता है, ठीक है. दैट अमाउंट मे वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, ठीक है. 90% ऑफ द इनवॉइस प्राइस और 10 टाइम्स द ग्रॉस सैलरी और 60,000 विच एवर इज लेस, इतना प्रोवाइड किया जा सकता है इन केस ऑफ ऑटो एंड व्हीकल लोन. देन नेक्स्ट इज मार्जिन. मार्जिन ऑल्सो में वेरी विद द बैंक्स, ठीक है. बैंक टू बैंक जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है सेट किया जाता है बैंक की तरफ से, वो वेरी कर सकता है इन केस ऑफ व्हीकल लोन. सिक्योरिटी बेसिकली क्या रहती है, हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन इज बेसिकली व्हाट, जैसे मॉर्गेज वन ऑफ द टाइप ऑफ चार्ज है ना, दैट इज क्रिएटेड बाय बैंक. इसी तरीके से हाइपोथिकेशन भी है. हाइपोथिकेशन इज बेसिकली व्हाट, जैसे जब भी आपने मूवेबल गुड परचेज की, वो मैंने आपको बताया था इमूवेबल गुड्स के केस में. हाइपोथिकेशन आपका मूवेबल गुड्स में है, पहली बात तो ये. दूसरी, जैसे मान लो मैंने कार के लिए लोन लिया, ठीक है, अपनी कार को हाइपोथिकेट किया बैंक के पास एंड उसके अगेंस्ट क्या लिया, लोन लिया, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, हाइपोथिकेशन. तो जो सिक्योरिटी आपने परचेज की, सिक्योरिटी बोल रही सॉरी, जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया मूवेबल प्रोडक्ट, उसको ही आपने एज ए सिक्योरिटी रखा बैंक के पास, दैट इज नोन एज हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन ऑफ द व्हीकल टू बी परचेज्ड आउट ऑफ द लोन, पेमेंट टू द डीलर फॉर द कॉस्ट ऑफ द कार ऑन रोड. Then moratorium period, normally no moratorium period in this case. Then repayment and collection. Repayment of the loan commence from the immediately following month. Some private bank collect the advance EMIs at the time of the disbursement. Then prepayment charges. Public sector bank normally do not charge any prepayment penalty. सम प्राइवेट सेक्टर बैंक कलेक्ट प्री पेमेंट वाइल सम डोंट. कुछ प्राइवेट सेक्टर करते हैं, कुछ नहीं करते. बैंक चार्ज फ्रॉम 11 to 14% डिपेंडिंग अपॉन द बैंक
processing charge is also collected by the bank and rate may vary across banks. Then next is personal loan. थर्ड जो कैटेगरी है आपकी रिटेल एसेट प्रोडक्ट की, दैट इज रिलेटिंग विद पर्सनल लोन. पर्सनल लोन आर बेसिकली अनसिक्योर इन नेचर एंड आर बैक बाय पर्सनल गारंटी ओनली. जैसे कोलैटरल सिक्योरिटी रखवाते हो ना आप, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता आपको पर्सनल लोन में. As credit risk are more in this segment, public sector bank tread cautious in this segment and private sector bank do it aggressively. But post global financial crisis, this credit segment is down as private bank have become cautious and also due to southward movement in the demand side. मीन्स क्या चीज यहाँ पे बता रखी है कि जो आपका पर्सनल लोन है, डेफिनेटली जब आपको अनसिक्योरिटी है, ठीक है, जब आपको सिक्योरिटी पर्पस में आपको यहाँ पे लैक देखने को मिल रहा है, तो आप ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लोगे वो चीज में रिस्क लेने के लिए. ठीक है, यहाँ पे यही चीज बता रखी है. चाहे पब्लिक सेक्टर की बात कर, पब्लिक सेक्टर तो चलो लेते ही है, ठीक है, कॉशियस के साथ चलना ही है. प्राइवेट सेक्टर भी अभी जो है कॉशियस के साथ ये चीज में चलता है, क्योंकि डेफिनेटली वो डिपॉजिटर्स का पैसा है. अगर रिस्क ज्यादा एसोसिएट रहेगा तो आप वो चीज नहीं करोगे. पर्सनल लोन कैन बी ग्रुप अंडर टू सेगमेंट. तो एक है आपका बिग टिकट पर्सनल लोन, एक है आपका स्मॉल टिकट पर्सनल लोन. तो बिग टिकट एंड स्मॉल टिकट में क्या फर्क है? बिग टिकट पर्सनल लोन आर लोन इन विच द टिकट साइज, मैं जब भी वर्ड बोलूँ ना, टिकट साइज मीन्स अमाउंट ऑफ लोन. ठीक है, अगर तो ज्यादा ऑफर करोगे तो वो बिग टिकट पर्सनल लोन हो जाएगा, अगर कम ऑफर करोगे तो वो स्मॉल टिकट है. ठीक है, बिग टिकट का यहाँ पे मतलब क्या है? रिलेटिंग विद अमाउंट ऑफ लोन दैट इज ऑफरिंग बाय द बैंक. So if the loan in which the ticket size is above 50,000 and an average ticket size of about 1,25,000, तो उसको आप बोलोगे big ticket personal loan. Small ticket personal loan are loan less than 50,000 and an average ticket size is 23,000. Small ticket personal loan are mostly extended by NBFCs and bank focus mainly on big ticket personal loan. तो दोनों के बीच में आई होप सो डिफरेंस क्लियर हो गया हो. व्हाट इज बिग टिकट एंड स्मॉल टिकट, दोनों किसके साथ रिलेटेड हैं? पर्सनल लोन के साथ रिलेटेड है. ठीक है, देन फीचर्स क्या हैं पर्सनल लोन के? सबसे पहले डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन. So in most of the public sector bank, salary class employed in government, public sector undertaking, reputed private organization and institution confirm in service, they are eligible for personal loan. Security purpose रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे fixed source of income है उनके पास. Private sector bank they additionally cover professional and self-employed person and business people. In case of employed person, take home pay not less than 50% of their ग्रॉस सैलरी. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड अदर कंडीशंस हैं दैट हैज टू बी फुलफिल्ड. ठीक है, अभी पर्पस क्या रहता है पर्सनल लोन का? कोई भी पर्पस हो सकता है आपका. ठीक है, आपने मैरिज पर्पस के लिए, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है आपने लोन लिया हो. फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग एनी सोशल ऑन फाइनेंशियल कमिटमेंट जो आपने फुलफिल करनी है, वो पर्पस हो सकता है पर्सनल लोन का. अमाउंट की अगर बात करूं पर्सनल लोन के रिलेशन में, up to rupees 5 lakh extended by private bank generally, but public sector bank extend up to 2 lakhs generally. Normal circumstances की बात हो रही है, that may vary, ऊपर नीचे हो सकता है. Only personal guarantee from 2 guarantor, the salary of each guarantor being almost equal to that of the borrower. Generally disbursed in one go, एक गो में यहाँ पे आपको पैसा मिल जाएगा. प्राइसिंग विल बी मोर एज द लोन आर अनसिक्योर. डेफिनेटली अगर अनसिक्योरिटी है तो आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा. नो मोरेटोरियम, रीपेमेंट कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. कोई मोरेटोरियम पीरियड, हॉलीडे पीरियड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ पर्सनल लोन. नो प्री पेमेंट पेनाल्टीज लिवाइड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक. नॉर्मली रीपेमेंट इन 36 मंथली इंस्टॉलमेंट. साथ ही स्टार्ट होगी ना अपनी, आपने जो रीपेमेंट टाइम है साथ ही स्टार्ट हो गया फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. Some bank extend repayment up to 60 EMIs in case of big ticket personal loan. अगर ज्यादा अमाउंट में आपने लोन लिया है, डेफिनेटली उसको टाइम ज्यादा चाहिए होगा रीपे करने के लिए, तो वो केस में 60 EMIs हो सकती हैं, अदरवाइज 36. In case of bulk loan to group of employed person, public sector bank insist for either routing the salary account through them and undertaking from employer to deduct the EMI from the salary and remit to the bank. जिस भी पर्सन ने लोन लिया है, आपने अंडरटेकिंग साइन करवाई है एम्प्लॉयर के साथ कि रीपेमेंट के रिलेशन में जो भी उनकी सैलरी रहेगी उसमें से अमाउंट क्या है डिडक्ट कर ली जाएगी रिलेटिंग टू EMI. ठीक है, देन नेक्स्ट इज एजुकेशन लोन. नेक्स्ट इज एजुकेशन लोन. एजुकेशन पर्पस के लिए भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है,
India has got the biggest advantage as regard to population and comprises of a good percentage of youth who will take our country forward to make it as a super power. नो डाउट, अगर आप जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मतलब होने वाली है, ठीक है, नो डाउट वो एक डीमेरिट है, ठीक है, नो डाउट हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, डीमेरिट है. लेकिन अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे यूथ की बात करूं, वो जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होंगी. चिल्ड्रन विल बी देयर, यूथ विल बी देयर, सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स विल बी देयर, सुपर सीनियर सिटीजन्स विल बी देयर. तो अगर आप ये सारे फैक्टर्स को, सारे क्लासिफिकेशन को कंसीडर करोगे ना, जो हमारे पास यूथ अवेलेबल है, ठीक है, यूथ जो डेफिनेटली वर्क में इन्वॉल्व होएगा तो रेवेन्यू जनरेट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, नेशनल इनकम में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी, जीडीपी इंक्रीज होएगा आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे इंडिया के पास एज है कि हमारे पास जो काम करने वाली परसेंटेज है ना, यूथ वाली जो परसेंटेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी जो कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है. तो वो हमारे पास एक एज पॉइंट है. सिर्फ वही चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन बेस है कि क्यों एज ए एडवांटेज की तरह काम कर रहा है. वैसे एडवांटेज ऐसा कुछ होता नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा, डेफिनेटली आपके पास रिसोर्सेज तो उतने ही है ना, जगह तो उतनी है ना. इंडिया की अगर मैं एरिया की बात करूं, पंजाब की एरिया की बात करूं, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करते जाओगे रिसोर्सेज तो कम रहेंगे ना. किस पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि ये बिगेस्ट एडवांटेज है? बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे पास जो काम करने वाला यूथ है ना वो परसेंटेज है ज्यादा एज कंपेयर टू दोज कंट्रीज विच हैविंग मोर पॉपुलेशन, ठीक है. दिस एडवांटेज विच आर कंट्री इंजॉय इज कॉल्ड, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड. अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यही एडवांटेज को आप क्या बोलते हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड. यहाँ आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में बता देंगे, ठीक है. तो गुड परसेंटेज ऑफ यूथ दैट इज इन योर कंट्री, ठीक है, वो क्या एक्ट करेंगे एज ए डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर द कंट्री. डेफिनेटली अगर मैं यूथ की बात करूं, अगर आप चाहते हो कि वो अच्छे से काम करें, एजुकेशन नेसेसरी है, एजुकेशन जरूरी है वो पर्पस के लिए. सो एजुकेशन इज द इंपॉर्टेंट टूल फॉर एम्पावरिंग यूथ एंड टू रियलाइज दिस अ सिंपल एंड हेजल फ्री एजुकेशनल लोन स्कीम वाज डिवाइस. तो आई होप सो अभी क्लियर हुआ हो कि एजुकेशन लोन स्कीम इंट्रोड्यूस ही क्यों की गई. तो ये सारा बैकग्राउंड था, चीजें लिंक थी जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है. By this scheme, nationalized bank were advised to implement a model educational loan framed by IBA, Indian Bank Association, to make available education loan to all the eligible student under this scheme. तो क्या क्या फीचर्स हैं ये स्कीम के, एजुकेशन लोन स्कीम के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन. तो स्टूडेंट स्टडिंग इन प्रोफेशनल अदर कॉलेज, Indian Bank Association has brought out a model education loan scheme prescribing the modalities to be followed by bank regarding disbursement of education loan. तो जो भी rules and regulation है, जो भी terms हैं in relation to education loan that are framed by whom? That are framed by IBA, Indian Bank Association, in case of education loan. The objective of IBA, Indian Bank Association, is to make the bank to adopt a uniform approach as per the prescribed guidelines issued by Reserve Bank of India. पर्पस क्या रहता है एजुकेशन लोन का? अमाउंट ऑफ लोन या पर्पस, अप्रूवल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलेज, सिक्योरिटी प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें चाहिए. लोन टू बी गिवन जॉइंटली टू द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट टू परस्यू प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा एंड अदर कोर्सेज एज प्रेस्क्राइब बाय IBA गाइडलाइन. ये पर्पस रहता है आपका एजुकेशन लोन का, ठीक है. अमाउंट की अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ एजुकेशन लोन, for study in India and abroad, inland study up to 10, foreign up to 20 and IES की अभी ये कॉमन ही फैक्ट कर दिया गया 20 लाख है, ठीक है. एक बार चेक कर लीजिएगा, पहले जो आप डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही स्टडी करते थे ना तो 10 लाख था, एंड फॉरेन अब्रॉड में अगर जाना है तो 20 लाख. IES की अभी ये जो स्लैब रेट है ना ये 20 लाख ही कर दी गई है इन कॉमन, चाहे आप डोमेस्टिकली कर रहे हो चाहे आप फॉरेन कंट्री में कर रहे हो, ठीक है. तो अभी IES की ये कॉमन हो गई है. In case of amount required is more, the same can be considered by bank as on case to case basis. Definitely अगर ज़्यादा, ये तो सिर्फ एक जनरल आइडिया बताया, एवरेज बताया कि that may be.
अब ऊपर नीचे हो सकती है, केस टू केस वेरी कर सकता है, ठीक है। अप टू 4 लाख नो सिक्योरिटी, 4 लाख तक के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई जाएगी। अबव 4 लाख एंड अप टू 7.5 लाख एडिशनल पर्सनल गारंटी वर्थ द अमाउंट, ये रखवाई जाएगी आपसे। Above 7.5 lakh to be secured by tangible asset to cover the loan in the form of property, government securities like national saving certificate to be disbursed in stages। एजुकेशन लोन आपको इकट्ठा ही होलसम में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सेमेस्टर वाइज और एनुअल पेमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। पेमेंट टू बी मेड डायरेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं कि पहले आपको मिलेगी फिर आप ऐसे आगे डिस्बोर्स करोगे, डायरेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन। 1 year आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी और एम्प्लॉयमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। नो प्री पेमेंट चार्जेस, बट जनरली प्री पेमेंट विल नॉट हैपन इन एजुकेशन लोन एज दी रीपेमेंट इज फिक्स्ड, ये आपको रीपेमेंट बता रखा है, ठीक है। पीरियड रीपेमेंट इज फिक्स्ड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी एंड रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम द प्री पेमेंट विल बी वेरी रेयरली, but parents have the option to service the interest whenever due, and if interest is service, tax exemption for interest service is available. Some bank offer interest rebate of 1% for prompt repayment, आपको छूट मिलती है, ठीक है, कुछ कि अगर आप टाइमली रीपे करते हो दैट मे बी 1%। रीपे करना है लोन विद इन 60 EMIs आफ्टर द मॉरिटोरियम पीरियड एज प्रेस्क्राइब अबव, ठीक है। Loan to professionals like doctor, advocate, architects and chartered accountants for their professional development are structured by bank to cater to their customer segment। Professional, ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं ना, ठीक है, तो ये कस्टमर सेगमेंट को भी सेटिस्फाई किया जाता है बैंक की तरफ से। बैंक ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट एंड नीड ओरिएंटेड प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर नीड्स एज वेल एज टू ब्रिंग इन न्यू कस्टमर इनटू देयर फोल्ड। Then next is processing of retail loans. The success of retail asset expansion by the bank depends on the processing speed of retail loan and making the procedure hassle free for the customer. बैंक अडॉप्ट डिफरेंट मॉडल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन। आपने जब अप्लाई करना है लोन के लिए, है ना, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स, कितने सारे आपसे वो लिए जाएंगे, वहां से लेके फाइनल जब आपको डिसबर्समेंट होएगी, ये जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा डेफिनेटली स्मूथ वे में, हैजल फ्री होना चाहिए, कोई दिक्कत ना रहे। इस चीज के लिए यहाँ पे 2 मॉडल जो हैं यूज किए जाते हैं बैंक की तरफ से। कौन कौन से हैं? एक है आपका स्टैंड अलोन मॉडल, एक है आपका सेंट्रलाइज्ड मॉडल। स्टैंड अलोन मॉडल एंड सेंट्रलाइज्ड मॉडल, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है स्टैंड अलोन मॉडल एंड सेंट्रलाइज्ड मॉडल इज रिलेटेड विद व्हाट? प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन, होलसेल, पर्सनल, ऐसे ऐसे करके, तो दे आर रिलेटिंग विद प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन, स्टैंड अलोन मॉडल एंड सेंट्रलाइज्ड मॉडल। तो 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपका स्टैंड अलोन मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग। तो स्टैंड अलोन मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग रेफर टू प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन इंडिपेंडेंटली एट ब्रांच लेवल। आई होप सो जब आपने नेम पढ़ा होगा आप थोड़ा मीनिंग ड्राइव जरूर कर पा रहे होंगे कि ब्रांच लेवल के ऊपर जो भी काम करना है, वेरिफिकेशन जो भी रहेगा, प्रोसेसिंग वगैरह ब्रांच लेवल के ऊपर ही किया जाएगा, ठीक है, अंडर स्टैंड अलोन मॉडल। बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द ब्रांच हेड, ब्रांच विल मार्केट द रिटेल लोन and process and sanction the loan based on the eligibility of the applicant। डिस्क्रिशनरी का मतलब कि जैसे नो डाउट आपने मेन जो भी मेजर गाइडलाइंस है वो तो फॉलो करनी है। टू सम एक्सटेंट आपको डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे अलाउड कर दी जाएंगी ब्रांच हेड को रिलेटिंग विद रिटेल लोन प्रोसेसिंग इन केस इफ यू आर फॉलोइंग स्टैंड अलोन मॉडल। Then obtention of necessary documents, appraisal of the proposal and sanction of the loan will be done independently at the branch level. The valuation, legal opinion are obtained at the branch level through the approved panel valuers and lawyers। मतलब जो भी आपने वेरिफिकेशन करनी है सैंक्शन ऑफ लोन के रिलेशन में, लीगैलिटी को चेक करते हुए जो भी वेरिफिकेशन करनी है डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में, ये सारा ब्रांच लेवल के ऊपर किया जाएगा, ठीक है।
If the proposal exceed the discretionary limit of the branch or branch head, as the case may be, the proposal are referred to the regional, circle or zonal office of the bank for approval and sanction. एक लिमिट से सेट की जाती है ना कि आप टू दैट एक्सटेंट ही प्रोवाइड कर सकते हो. अगर वो लिमिट एक्सीड करे, ठीक है, तो वो केस में आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा किनका, रीजनल, सर्कल या जोनल ऑफिस का. ठीक है. On approval, the loan is released at the branch after completing the documentation, mortgage formalities at the branch level. Definitely आपने लोन लिया है, चाहे स्टैंड लोन मॉडल फॉलो कर रहे हो, सेंट्रलाइज मॉडल फॉलो कर रहे हो, आपने लोन लिया है, डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी. ठीक है. जो भी मॉर्गेज की फॉर्मेलिटीज रहेंगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको यहाँ पे जो लोन है वो डिस्बोर्स कर दिया जाएगा. ठीक है. इन केस ऑफ स्टैंड लोन मॉडल, मतलब मेन जो आपने बेसिक ध्यान में रखना है चीज, दैट इज बेसिकली व्हाट, जो कीवर्ड आपने भूलना नहीं है, बाकी आप अपने आप रिलेट कर लोगे कि भाई ये चीजें होंगी. वो कीवर्ड क्या है, दिस इज एट ब्रांच लेवल. ठीक है. जो भी चीजें होंगी वो कहाँ पे होंगी, ब्रांच लेवल के ऊपर. ये कीवर्ड नहीं भूलना आपने इन रिलेशन टू स्टैंड लोन मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग. ठीक है. देन नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग. सेकेंड कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं हम. सेंट्रलाइज्ड मॉडल फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग रेफर टू द प्रोसेसिंग ऑफ लोन एट सेंट्रलाइज्ड प्लेस.